लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। अब पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था और उससे पहले हमने इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ा है, यानी चैप्टर 10 में वेव ऑप्टिक्स में वी हैव स्टडीड टू मेन एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक्सपेरिमेंट जो है, बताओ पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट DSC। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा है? सर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो कराया जाए। अब YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, SSC या डिफ्रैक्शन, इसमें क्या करा गया था YDSC में? YDSC में हमारे पास दो पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज स्लिट, बिल्कुल पॉइंट के बराबर, और सामने एक स्क्रीन रखा था। S1 से लाइट आ रही है और S2 से लाइट आ रही है, और ये वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती थी। एक वेव S1 की और एक वेव S2 की सुपर इम्पोज कर जाती। S1 से वेव आई, S2 से वेव आई और सुपर इम्पोज हो गई। जो पैटर्न बनता था, सेंटर पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, देखिए इस तरीके से ये हमें पैटर्न मिलता था। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमारे पास एक सिंगल अपर्चर है। ये पॉइंट साइज नहीं है, दिस इज नॉट पॉइंट साइज। इस बार अपर्चर का खुद का साइज A है, इसमें से वेव्स आ रही हैं कई सारी, पॉइंट साइज नहीं है ये। जब ये वेव्स इसके अंदर से निकलेंगी, देयर विल बी अ फिनोमेना कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। ये वेव्स बेंड कर जाएंगे और फिर ये लोग आपस में जाके सुपर इम्पोज करेंगे। ये वाली वेव इसके साथ सुपर इम्पोज कर जाएगी। तो इस बार भी हमें पैटर्न मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा फिर फर्स्ट मैक्सिमा, इस तरह। दोनों पैटर्न्स में थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है, थोड़ा सा फर्क भी है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि इन दोनों पैटर्न्स में अंडरलाइंग फिनोमेना क्या है? लाइट की कौन सा फिनोमेना हो रहा है? व्हाट इज द सुपर इम्पोजिशन। दोनों एक्सपेरिमेंट्स में अंडरलाइंग फिनोमेना सेम ही है। इसमें भी लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है या इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसमें भी लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है। इसमें S1 S2 अलग अलग सोर्सेस से लाइट आई थी और सुपरपोजिशन हुआ था। इसमें एक ही सोर्स के अंदर से लाइट आई थी और सुपरपोजिशन हुआ था। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दोनों का जो अंडरलाइंग फिनोमेना है वो सेम ही है। तभी तो पैटर्न देखो सिमिलर सा बन रहा है। इसमें भी पैटर्न में हमें मैक्सिमा मिनिमा मिला था, ये डार्क ब्राइट मिले थे, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। ये ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट है, डार्क है। तो पैटर्न दोनों का सिमिलर सा लग रहा है क्योंकि दोनों का अंडरलाइंग फिनोमेना सुपरपोजिशन सेम। इसमें S1 S2 दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट आई थी और सुपर इम्पोज करी थी। इसमें आपका एक ही सोर्स है, अपर्चर काफी बड़ा, उसी के अंदर से वेव्स आ रही हैं, वो आपस में सुपरपोज कर, तो हो तो सुपरपोजिशन ही रहा है ना, चाहे वो अलग अलग सोर्सेस से आ रही हो, चाहे वो एक ही अपर्चर में से निकल कर आ रही हो, तो अंडरलाइन फिनोमेना तो सेम ही है ना। पर वो आपसे पूछेगा मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन YDSC एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो आपसे कहेगा मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन YDSC एंड सिंगल स्लिट। तो पहला डिफरेंस लिखते हैं, फर्स्ट डिफरेंस लिखिए YDSC की साइड। देयर इज superposition of waves coming from two different and coherent sources. Two different and coherent sources. लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है दो अलग अलग डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस।
एक S1 है, एक S2 है, दोनों से लाइट आ रही है और सुपरपोजिशन हो रहा। इसमें लिखेंगे देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ, जैसे यहां लिखा था देखो अंडरलाइन फिनोमेना वही था, तो यहां पर भी सुपरपोजिशन ही हो रहा है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम, बताओ क्या होगा? Sir, From one same source. Parts of the same slit. यहाँ दो अलग अलग स्लिट थी, यहाँ waves are coming from different parts of the same slit. एक ही स्लिट है हमारे पास या एक ही अपर्चर है, उसके अलग अलग किनारों से एक वेव यहां से और दूसरी वेव भी उसी स्लिट के अलग पोर्शन। तो फर्क समझो, यहाँ पे डिफरेंट थे हमारे, डिफरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेस, यहाँ पे सेम स्लिट, तभी तो इसका नाम भी है ऐसा, सिंगल स्लिट। एस यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर डी है डबल। डबल और ये सिंगल। देखिए कोई डाउट है इसमें? पहले पॉइंट में पहला तो इनका डेफिनेशन हो गया, देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट स्लिट्स या टू डिफरेंट सोर्सेस। यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम स्लिट, एक ही स्लिट के अलग अलग पार्ट्स। अच्छा अब नेक्स्ट डिफरेंस, ये फिगर जरूर बना देना, डिफरेंस पूछेगा तो ये वाली फिगर जरूर बनाना, वो तो बनानी ही बनानी है। अच्छा दूसरा डिफरेंस अब आप इसमें बता सकते हो कि इसमें जो मैक्सिमास बने थे सबकी ब्राइटनेस बराबर थी। इसको मैं ग्राफ फॉर्म में शो करता हूँ, ये जो पैटर्न बना था ना इसको सीधा करके एक ग्राफ फॉर्म में शो कर दीजिए, एक ग्राफ बना दीजिए इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इस साइड और इस साइड। ध्यान क्या रखना है, इस सारे मैक्सिमास की हाइट बराबर होनी चाहिए। कौन सा मैक्सिमा है जो सबसे ज्यादा ब्राइट है? सारे मैक्सिमास बराबर। यहां पर अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं सेकंड पॉइंट में, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसको सीधा करके, तो देखिएगा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है? The central maximum. सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज्यादा। तो क्या डिफरेंस बना, लिखते हैं, यहां लिखो YDSC में ऑल मैक्सिमास आर इक्वली ब्राइट, ऑल मैक्सिमा आर इक्वली ब्राइट। और वहां लिखो, अपने आप लिखो, टाइम दे रहा हूं मैं, फिर पूछते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हैज हाईएस्ट ब्राइटनेस, central maxima has highest brightness and brightness goes on decreasing on moving away। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो मैक्सिमस की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाए। फर्स्ट मैक्सिमा उतना ब्राइट नहीं है, सेकंड वाला उससे भी कम हो गया जितना सेंट्रल मैक्सिमा था। फर्स्ट कम, सेकंड और कम। ये फर्स्ट इस साइड है, यहाँ पे सारे बराबर हैं। सेंट्रल वाला फर्स्ट इस साइड, सेकंड इस साइड, फर्स्ट इस साइड, सेकंड इस साइड। सबकी ब्राइटनेस वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी सबकी बराबर है, यहाँ पे कम हो। चलो तीसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस हम बात करेंगे इनके साइज की। यहां पर कोई भी दो मैक्सिमास या कोई भी दो मिनिमा ले लो, इनके बीच की स्पेसिंग बराबर थी। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ले लो, चाहे सेंट्रल और फर्स्ट ले लो, चाहे ये वाले दो ले लो, क्या कहलाती थी ये स्पेसिंग? Fringe width, beta. यहाँ पे ये टर्म कहलाती थी फ्रिंज। यहाँ पर देखिए ये स्पेसिंग बराबर नहीं,
फर्स्ट और सेंटर वाली का अगर आप डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट और सेकंड के बीच की स्पेसिंग उससे काफी कम, इनके बीच का डिस्टेंस देखो काफी कम। सेंटर और फर्स्ट वाले में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, फर्स्ट और सेकंड वाले में डिस्टेंस कितना कम है, साइज भी छोटा होता चला जाता है। यहाँ देखो सबका साइज बराबर था, तभी तो हमने एक टर्म बोली थी फ्रिंज विड्थ, यहाँ फ्रिंज विड्थ नाम की कोई टर्म ही नहीं थी। तो थर्ड पॉइंट में हम लिखते हैं साइज ऑफ ऑल मैक्सिमस इज सेम। साइज लिख लो या विड्थ लिख लो, विड्थ ऑफ ऑल मैक्सिमस, विड्थ सबकी बराबर है। यहां पर देखिए, यहां पे लिख दो सेंट्रल मैक्सिमा हैज लार्जेस्ट विड्थ एंड सब्सिक्वेंट मैक्सिमस के लिए देखिए विड्थ कम हो रही है एंड विड्थ ऑफ subsequent maximas goes on reducing. तो देखिए 3 डिफरेंसेस हमने बताए। चौथा डिफरेंस अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इनके फॉर्मूले लिख दो। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमा की पोजीशंस का, तो आप वो फॉर्मूले का डिफरेंस बता सकते हो। फॉर्मूले भी देखो याद करो, अलग अलग थे दोनों। वैसे तो 3 ही पूछेगा, पर अगर आपको 4 डिफरेंसेस करने हैं तो चौथा पॉइंट आप इसके फॉर्मूले का कर सकते हो। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमास के लिए फॉर्मूला जो था और मिनिमास का फॉर्मूला क्या था वो लिख दो। इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा का क्या फॉर्मूला था, मिनिमा, अलग अलग है देखो, सेम नहीं है। जो यहाँ मैक्सिमा का था वो यहाँ मिनिमा का फॉर्मूला है, उल्टे है, तो वो भी डिफरेंस हो गया कि फॉर्मूले अलग अलग है। तो ये हमारा ना इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में यही 2 मेन एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े। पहले हमने इस चैप्टर स्टार्ट करा, थोड़ा सा हमने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने आपको सुपरपोजिशन पढ़ाया कि इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और अब इन दोनों का डिफरेंस देखा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन YDSC एंड SSE, या डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। बताओ किसी पॉइंट में कोई कंसर्न, किसी को कोई डाउट, कोई कंसर्न? प्लीज फोर्थ पॉइंट समझा दो एक बार। फोर्थ पॉइंट समझा दो दोबारा, फोर्थ वाला। इसके फॉर्मूले देखो ना यार, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में कॉपी में जाओ, पीछे जाओ, मेरे को बताओ थीटा मैक्स थीटा मिन का फॉर्मूला। YDSC में थीटा मैक्स का क्या फॉर्मूला, कॉपी में से देख के बताए कोई जना। सर n लैम्डा बाई स्मॉल d। n लैम्डा बाय स्मॉल d। और मिनिमा का क्या है? सर 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2d। अब तुम डिफरेंस लिखना चाहते हो तो दिखा दो डिफरेंस, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी फॉर्मूले लिख दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थीटा मैक्स, बोलो। n लैम्डा देख के तो सही बता दो कम से कम। 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a। 2n + 1 लैम्डा बाय 2a। और थीटा मीन सर n लैम्डा अपॉन 2 n लैम्डा बाय d a। हाँ, तो हो गया डिफरेंस या नहीं? क्या सेम है मैक्सिमा का फॉर्मूला? नो सर। क्या मिनिमा का फॉर्मूला सेम है? नो सर। तो डिफरेंस बन गया। चौथा डिफरेंस ये हो गया कि फॉर्मूले अलग है, मैक्सिमस के और मिनिमस के फॉर्मूले अलग अलग हैं। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। सर इस डिफरेंस में हम y max y min डाल सकते हैं? y वाले डाल दो,
वो भी अलग है, वो भी तो अलग ही है, उसमें बस डी लग जाएगा Yes, और sir. कोई फर्क नहीं है, उसमें डी लग जाएगा। तुम्हें चौथा पॉइंट लिखना ही नहीं होगा, तुमसे पेपर में 3 ही पूछेगा, पहले वाले 3 लिख देना बस। और बताइए इसमें कोई कंसर्न? अब कंसर्न अभी आपको क्या होंगे, अब आपको क्वेश्चन आपके जो मन में आ रहा होगा ना, वो मैं बताता हूँ क्या है। आपके मन में आ रहा होगा कि डिफरेंस है क्यों इसमें, ये कम क्यों होते जा रहे हैं। काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे यार इसमें तो बराबर थे, इसमें कम क्यों हो रहे हैं। एक ये क्यों मन में आ रहा होगा, एक ये मन में आ रहा होगा इसमें सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा क्यों हो गया। सुपरपोजिशन तो यहां पर भी हुआ था, सुपरपोजिशन तो यहां पर भी हुआ है, यहां तो सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया डिफ्रैक्शन में। तो ये सारे जो क्यों आपके मन में आ रहे हैं ना, ये वाई, ये अभी हम आंसर करते हैं। एक वाई हम आंसर करेंगे कि इसका सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा था, फिर दूसरा वाई हम आंसर करेंगे कि इसमें ये छोटे क्यों होते चले जा रहे हैं, यहां तो बराबर ही थे। और कुछ आपके मन में आ रहा है? कोई और डाउट? तो सब आंसर करेंगे। चलो ये उसमें डिफरेंस, कंडीशन रिवर्स क्यों हो गई? हाँ चलो वो भी बता देंगे कि यहाँ पे कंडीशंस अलग क्यों लग रही थी। सेंटर मिनिमा क्यों बनता? चलो हाँ ठीक है, वो सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बनता है वो समझा देंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मिनिमा क्यों नहीं बना। जब सेंट्रल का मैक्सिमा क्यों बना वो बता देंगे। चलो डिस्कस करते हैं, वो क्यों वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब रीजनिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में नहीं आएंगे तो दोबारा देखना रिकॉर्डिंग, तब समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार एक बार में नहीं पिकअप कर पाते, कोशिश करो। और चिंता मत करो, नहीं आएंगे, बुक में भी दिए हुए हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग से भी देख लेना, कोशिश करो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग क्वेश्चन, व्हाई सेंट्रल मैक्सिमा इज सो ब्राइट इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट वाले में इतना ब्राइट मैक्स सेंट्रल मैक्सिमा क्यों हो गया। अगर यहां मैं YDSC की बात करूं, YDSC S1 था, S2 था, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान से सुनोगे समझ में आए। यहां पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बना था ये इस तरीके से बना, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट था, पर सिंगल स्लिट में तो जरूरत से ज्यादा ब्राइट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्या तरीका है एक्सप्लेन करने। जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करा, लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया उससे लोगों ने पूछा कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया है, पर ये बताओ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा और इतना ब्राइट क्यों बन रहा है। उसने कहा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तो यहाँ नहीं हो रहा क्या, यहाँ पे भी तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। S1 से जो वेव आई होगी सेंटर पे, S2 से जो वेव आई होगी, जरा बताना कितना पाथ डिफरेंस रहा होगा दोनों में। सर सेम है। पाथ डिफरेंस कितना रहा होगा, सर 0 फेज डिफरेंस कितना रहा होगा, 0 इवन हो गया, यानी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपर। इसलिए मैक्सिमा बन गया, बड़ा हो गया। वही लॉजिक तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, पर यहाँ इतना बड़ा कैसे हो गया। तो देखिए वो साइंटिस्ट क्या बता रहा है आपको, ही इज गिविंग यू वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। यहाँ तो इतना बड़ा नहीं हुआ था, ठीक है, बड़ा था सेंट्रल मैक्सिमम, पर यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है देखिएगा। वो कहता है इस बार हमारे पास एक अपर्चर है, अपर्चर का साइज है A। ध्यान से सुनो, क्या अपर्चर में से एक ही वेव आ रही है, नहीं, अपर्चर काफी बड़ा है, अपर्चर में से कई सारी वेव्स आ रही हैं। मान लेते हैं 6 वेव्स आ रही हैं, मान लीजिए, वी आर अज्यूमिंग देयर आर 6। ठीक है ना, काफी बड़ा अपर्चर है, साइज पर कई सारी लाइट वेव घुस जाएंगे अंदर। वो कहता है इनको 2 हिस्सों में बांट, आधी आधी, ऊपर वाली आधी और नीचे वाली।
ऊपर वाले लेटर से मैं नाम दे देता हूं इनको, ऊपर वाली जो आधी है इनको मैं नाम दे देता हूं ए बी, और नीचे वाले को उल्टा कर नीचे से नाम ए डैश बी डैश। ये देखो, ध्यान से सुनना, ये उस साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेनेशन दिया जब हमने उससे पूछा ना यार तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में है तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट, पर इसमें सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा क्यों? उसमें तो नहीं था। तो वो क्या बताता है, सुन, वो कहता है आधा आधा कर लो, जितनी भी वेव्स अपर्चर में से निकल रही हैं उनको आधा आधा कर लो। अब सबसे ऊपर वाली वेव लो ए और सबसे नीचे वाली वेव लो ए डैश। जब ये अपर्चर में से जाएंगी तो ये डिफ्रैक्ट करेंगी, बेंड करेंगी, डिफ्रैक्शन हो, और जब ये सेंटर पे जाके मीट करेंगी, बताइए इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? देख के क्या लग रहा है किसकी लेंथ लंबी है? सर किसी की नहीं, 0 होगा फेज डिफरेंस कितना होगा? सर, 0। इवन है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। हाँ वही तो यहाँ पर भी हुआ था, पर यहाँ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा सेंटर पे, क्योंकि पाथ डिफरेंस सेंटर पे दोनों का रास्ता बराबर होगा, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, और हमारा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन का कहता है कि 0 के केस में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि देखिए सिर्फ ये दो वेव्स नहीं है, ये अपर्चर है, अपर्चर, इसमें और भी वेव्स हैं। अब जैसे ए और ए डैश लिया वैसे ही बी और बी डैश को कंसिडर करिए। ये लोग जब डिफ्रैक्ट करके सेंटर पे पहुंचेंगे, किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा? सर 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में 0 होगा। क्या करेंगी बी और बी डैश? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ब्राइटनेस और बढ़ जाए, सेंट्रल मैक्सिमा और बड़ा। अब कंसिडर करते हैं सी और सी डैश। जब ये सेंटर पे पहुंचेंगी, अगेन आप देख सकते हैं दोनों का पाथ बराबर ही होगा, सेंटर तक आए हैं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। ये दोनों भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है पर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इज टेकिंग प्लेस मल्टीपल टाइम्स। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। ब्राइटनेस बढ़ रही है, 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 कई सारी बार बढ़ती जा रही है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा होता जा रहा है। अब जरा देखो यहां क्यों नहीं हो रहा था ये लॉजिक? तो कहते यहाँ पर भी तो होगा बीच में वाले, यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, ये पूरा एक अपर्चर है, यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट सोर्सेस, यहाँ बीच में से तो कोई वेव आएगी नहीं, सिर्फ एक वेव S1 की होगी, एक वेव S2 की। यहाँ अपर्चर है A लेंथ का, उसमें से कई सारी वेव्स आ रही, यानी यहाँ आपका एक बल्ब था, बस 2 बल्ब थे, यहाँ आपकी एक पूरी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के हर पार्ट से वेव आ, अपर्चर है आपका एक पूरा, ऊपर से भी वेव आ रही है, अगले पार्ट से भी, अगले पार्ट से भी, देयर आर मल्टीपल टाइम्स कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेकिंग प्लेस। तो इसलिए ब्राइटनेस बढ़ते 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 एज कंपेयर टू दैट यहाँ पे कई सारी बार कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है और ब्राइटनेस काफी ज्यादा हो जाती है। पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में ये नहीं बनाना होगा, आपको ये बनाना होगा फिगर और बताना होगा। क्या बताना होगा, सुनिएगा मेरी बात, हिंदी में बोल रहे हैं, इसमें फिगर बना देना और बोलना कि स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। नाउ कंसिडर द वेव, फर्स्ट वेव फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट वेव ऑफ द सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट की पहली और दूसरे पार्ट की आखिरी। द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 0, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जाए। फेज डिफरेंस विल बी 0, so they will undergo constructive superposition. Now consider the second wave of the first part and the second last wave, B and B dash. Same logic will apply for these also.
they will also undergo constructive superposition. Similarly, all waves of the first part will undergo constructive superposition with the corresponding waves from the second part. So at the central maxima, we'll have multiple constructive superpositions, due to which the brightness will be very high. चिंता नहीं करो, बुक में लिखा हुआ है, बुक में जब देखोगे ना तुम्हें ये पूरा सॉल्व एग्जांपल मिलेगा, फिगर के साथ पूरा लिखा हुआ, और रटने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है ये। जो साइंटिस्ट के नाम वाली थ्योरम्स है उनको आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना, फिगर बना दो, अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दो, इसको कोई चिंता वाली बात नहीं, बता दो पहली वेव, आखिरी वेव, दूसरी, सेकंड लास्ट, तीसरी, थर्ड लास्ट, फर्स्ट पार्ट की वेव सेकंड पार्ट की वेव्स के साथ एक एक करके मल्टीपल टाइम्स कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है। सर बताइए। सर यहाँ पे तो मतलब एक ही पॉइंट पे मल्टीपल टाइम्स हो रही है ना, फिर तो बाकी पॉइंट्स पे छोटे क्यों हो जा रहे हैं? वो तो फिर सेम होना चाहिए यार एक बात नहीं समझते तो, एक बार में मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, एक साथ में सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, बाकियों की बात करेंगे ना, पहले इसको तो समझ लो, ये समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे में चलते हैं ना, जल्दी क्यों कर रहे हो? ये समझ में आया कि ये बड़ा क्यों है? यस सर। हाँ, बाकी छोटे क्यों है बताएंगे, चिंता नहीं करो। सर इसमें हमने ए और ए डैश क्यों लिया? हमने मतलब ए बी के बीच में भी तो बता सकते थे कि उसमें x 0 है तो फाई 0 के वो भी कंस्ट्रक्टिव बताएगा। सर इसमें आपने जैसे फर्स्ट ए और ए डैश लिया था, फिर बताया कि वो ए डैश के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा ना, दोनों सिमेट्रिकली आ रही हैं, जितना ए ऊपर है उतना ए डैश नीचे है, तो दोनों के रास्ते बराबर होंगे, तभी तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा ना। अगर मैं एक्सप्लेनेशन में ए और बी ले लूं तो ए और बी में पाथ डिफरेंस 0 नहीं आएगा ना। तुम ये देखो ना, अगर मैं सेंटर पे ए लेता हूं और सेंटर पे बी लेता हूं, इनका पाथ बराबर नहीं होगा ना, इस बार ऊपर वाली ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, नीचे वाली ने कम करा होगा, पाथ डिफरेंस 0 नहीं आएगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या तरीका यूज करा उसने कहा अगर आपके पास ऐसे वेव्स आ रही हैं तो दो हिस्सों में बांट दो, ऊपर वाली लो और नीचे वाली, जिससे कि दोनों का पाथ रास्ता बराबर हो, सिमेट्रिक होगा ना, दोनों का रास्ता बराबर होगा, तभी तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा। ओके सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, जो भी आपके मन में डाउट है वो आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इस एक्सपेरिमेंट में यार मिनिमा क्यों बन रहा है? मिनिमा डार्क है, मिनिमा क्यों बन रहा है? कोई कहता है इसमें क्यों बन रहा था, चलो ये बताओ। उसमें क्यों बन रहा है वो देखेंगे। यहाँ मिनिमा क्यों बन रहा है, यहाँ पे लाइट की ब्राइटनेस कम क्यों हो गई? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव नहीं किया उसने। आई होगी और S2 से जो वेव आई होगी, उन्होंने आपस में फेज क्या करा होगा? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हाँ, तो कट गई होंगी वेव्स। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे वो क्या कहता है। उस साइंटिस्ट से पूछ लिया, किसी जने ने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाई मिनिमास आर फॉर्म्ड, मिनिमास आर फॉर्म्ड एट, क्या किस एंगल में बनते थे, जरा क्या फॉर्मूला था एंगल का मिनिमास का? क्या फॉर्मूला था मिनिमास के लिए? एन लैम्डा बाई ए। एन लैम्डा बाई। एक आदमी ने पूछ लिया इससे यार तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में एन लैम्डा बाई ए पर ये मिनिमास क्यों बन रहे हैं, बताओ, इनको एक्सप्लेन करो। तो देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन लिख लो, वाई मिनिमास आर फॉर्म्ड एट थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई। एक्सप्लेन करना है कि मिनिमा क्यों बना। ये हमारा अपर्चर है, अपर्चर में से वेव्स आ रही हैं, मान लेते हैं 6 वेव्स ले लेते हैं। अब इस बार हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं मिनिमा क्यों बने।
मिनिमा क्यों बने? अगेन उसने कहा, फिर से वही लॉजिक दिया, दो हिस्सों में बांट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। क्या हो जाएगी विड्थ इस बार दोनों पार्ट्स की? अगर टोटल विड्थ ए थी, कितनी कितने हो गए दोनों हिस्से? a by 2 a/2 और a/2। अब जब ये लाइट, इनको नाम भी दे देते हैं, चलो इस बार देखना जरा, ए बी सी और उसी ऑर्डर में a डैश b डैश c, उसी ऑर्डर में, ठीक है ना? उसी ऑर्डर में मैंने नाम दिए हैं। अब लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा को एक्सप्लेन कर देंगे, तुम कहना वही लॉजिक सेकंड के लिए भी होगा, वही थर्ड के लिए भी होगा, वही फोर्थ के लिए भी। किसी एक मिनिमा को एक्सप्लेन कर देते हैं ना, सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैं फर्स्ट मिनिमा को एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट मिनिमा क्यों बना, तुम कह देना वही लॉजिक सेकंड के लिए भी, वही लॉजिक थर्ड के लिए। लेट अस एक्सप्लेन द फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा किस एंगल पर होगा? lambda by a। हाँ, फर्स्ट मिनिमा होगा एट एंगल। अब सुनिए क्या लिखना क्या होगा। इस बार पहले पार्ट की पहली वेव लीजिए जो डिफ्रैक्ट करके यहां पहुंची, और दूसरे पार्ट की भी पहली वेव लीजिए जो डिफ्रैक्ट करके यहां पहुंची। दोनों पार्ट्स की मैंने पहली पहली वेव्स, ये देखिए ए और ए डैश, फर्स्ट वेव ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड। क्या बराबर डिस्टेंस लग रहा है तुम्हें ये या नहीं? no sir। नहीं, इस बार बराबर नहीं, इस बार देयर इज सम पाथ डिफरेंस, देयर इज सम पाथ। कितना पाथ डिफरेंस है मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जरा 2 पेज पीछे जाइए, जिस दिन मैंने आपको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया था, हमने एक ये वाली फिगर बनाई थी, एक वेव सबसे ऊपर की ली थी, एक वेव सबसे नीचे की ली थी, और ये यहां गए थे, यहां मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, और ये पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला मैंने डिराइव करा। क्या था पाथ डिफरेंस का सर फॉर्मूला? x is equal to a theta। x is equal to a theta। वेरी गुड। सब बच्चे देखें अपनी कॉपी में, मैंने 2 क्लास पहले या शायद 1 क्लास पहले ही ये वाली डेरिवेशन कराई थी। मैंने एक वेव सबसे ऊपर की ली थी, ये डिस्टेंस a था, तो एक का वेव ऊपर वाली ऐसे गई थी और नीचे वाली वेव जो जा रही थी वो ऐसे जा रही थी, तो हमारा पाथ डिफरेंस आया था a थीटा। इस बार तुम्हारा डिस्टेंस a नहीं है, इन दोनों वेव्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? जो दो वेव्स मैं कंसिडर कर रहा हूं, इनके बीच का सेपरेशन इस बार a नहीं है, इस बार इनके बीच का सेपरेशन कितना है? a/2। तो कितना होगा पाथ डिफरेंस अगर वही लॉजिक में अप्लाई कर दूं? सर a/2 lambda by a/2 इंटू थीटा। a थीटा होता है ना, कैसे करा होगा? मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा होगा, जैसे लॉजिक पिछली बार था। पिछली बार a थीटा आया था, तो मैं दोबारा डिराइव नहीं करना चाहता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉपी दैट रिजल्ट हियर। फर्क क्या है? उस डेरिवेशन में a था, तो पाथ डिफरेंस a थीटा आया था। सुनो ये लाइन सुनो, उस डेरिवेशन में ये डिस्टेंस a था, तो पाथ डिफरेंस a थीटा आया था। इस बार ये डिस्टेंस कितना है? a/2, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? a थीटा की जगह a/2 थीटा। चलिए बनाइए, बनाइए, बनाओ ये फिगर और लिखो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स a and a dash, waves a and a dash, the path difference between the waves a and a dash the path difference between the waves a and a dash will be
कितना डिस्टेंस है ए और ए डैश के बीच में? यहाँ पर a by a 2। by 2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, पाथ डिफरेंस इज a by 2 थीटा। थीटा की वैल्यू डालो, फर्स्ट मिनिमा को एक्सप्लेन कर रहे हो। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारा थीटा हमें पता है ये है, ये पुट करिए यहाँ पर, पाथ डिफरेंस निकालिए और फेज डिफरेंस निकालिए, चेक करिए इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है? पुट करते हैं थीटा की सर वैल्यू, ऑड x is equal to a by 2 into lambda by 3, यानी lambda by 2 आया। ये तो फेज डिफरेंस नहीं है, ये तो पाथ डिफरेंस। अब हम फेज डिफरेंस का लॉजिक लगाते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ, इस तरफ को लिखते हुए जा रहे हैं। फेज डिफरेंस आया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2। कितना हो गया? pi यानी क्या आया? odd और हमारा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन क्या कहता है कि ऑड के केस में क्या होगा? the destructive superposition डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी ए और ए डैश एक दूसरे को काट देंगी। ए और ए डैश वाली वेव्स एक दूसरे को काट देंगी, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। होना भी चाहिए था, मिनिमा को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। मिनिमा पे मैंने बताया तो था आपको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, तो मिनिमा पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ। तो आपने इस साइंटिस्ट से पूछा कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में मिनिमा क्यों बन रहा है, तो वो कहता है क्योंकि वेव ए और ए डैश डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करें। और तुम पूछते हो यार चलो ठीक है, ए और ए डैश डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी तो बाकी भी तो है, इस बार कोई दो ही वेव थोड़ी ना है, बस अपर्चर है, इस बार तो कई सारी वेव्स हैं। ए और ए डैश डिस्ट्रक्टिव कर रही है, बाकियों का क्या होगा? सर बाकी भी करेंगे फिर। कैसे? जो लॉजिक ए और ए डैश में है। अब जरा देखो, अगर मैं कंसीडर करूं बी और बी डैश, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना ही होगा? सर a by 2 तो वही लॉजिक आ जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में भी। अगर मैं ये वाली दोनों कंसीडर करता हूं, इनके बीच में भी ये a by 2 ही आएगा, तो इनका पाथ डिफरेंस भी a by 2 थीटा हो जाएगा, फेज डिफरेंस इनका भी ऑड आ जाएगा, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर, और ऐसे ही सी और सी डैश भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर आपके वेव, आपके अपर्चर में से 100 वेव्स आ रही थी, 100 मान लो, तो पहली वाली 50 और अगली वाली 50 एक एक करके कैंसिल करती चली जाए। फर्स्ट 50 एक पार्ट हो गया, सेकंड 50 दो हिस्सों में बांट, जितनी भी वेव्स हैं आधा आधा 50-50 कर दो। ऊपर की एक वेव नीचे की एक वेव को काटेगी, सेकंड वाली को काटेगी, थर्ड वाली को काटेगी, फोर्थ वाली को काटेगी। तो आ रही है बहुत सारी वेव्स, और कुल मिलाकर लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वेव्स, हालांकि आ तो बहुत सारी वेव्स रही हैं, पर एक एक करके सब कटती चली जाए। फर्स्ट वाली से, सेकंड वाली से, थर्ड वाली से। हमने एक के लिए प्रूव कर दिया, ए और ए डैश के लिए मैंने प्रूव करके दिखाया। तो एक एक पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाओ, ए से बी पे आ जाओ, ए डैश से बी डैश पे आ जाओ, वही लॉजिक उनके लिए भी होगा। सिमिलरली करके लिख दो। Similarly, B and B dash will cancel out. Similarly, C and C dash will cancel out. And similarly, the entire first part will cancel out with the second part. So there will be a minima. बुक में लिखा हुआ है, अभी तुम सिर्फ
फिगर बना लो, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद क्लास के बाद एक बार बुक से रीड करना और कल फिर इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। अगर कुछ कंसर्न होगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो अलग से टाइम ले लेना। मैं बना लो। और ये उस साइंटिस्ट ने एक तरीका एक्सप्लेनेशन दिया कि दिस इज वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि हमें मिनिमा क्यों मिल रहा है। सर इसको बिना डिवाइड करके हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे ना, ये जो हमारे y के आंसर। क्योंकि एक वेव नहीं है ना, बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं। अब हमें वेव्स का, हमें ये तो पता था डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, मिनिमा बन रहा है यानी डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, वो तो पता है। पर डिस्ट्रक्टिव के लिए दो दो करके पेयर बनाने पड़ेंगे ना। ये दो का डिस्ट्रक्टिव हुआ, बाकी दोनों का भी डिस्ट्रक्टिव हुआ, फिर अगले का डिस्ट्रक्टिव हुआ, जिससे कि मैं प्रूव कर सकूं कुल मिला के सब खत्म हो गया। तो दो दो के पेयर बनाने हैं, तो क्या करोगे तुम? आधा आधा कर दो, पहले ग्रुप का एक ले लो, दूसरे ग्रुप का एक ले लो, पेयर बन गया। फिर इसका बी बी डैश, सी सी डैश, डी डी डैश, तभी तो पेयर्स बनते चले जाएंगे। तो दो हिस्सों में बांट दो और प्रूव कर दो कि कट रहे हैं। वो प्रूव कर दिया हमने, कट रहे हैं। और इसीलिए आपको इसी तरीके से फिगर बना के एक्सप्लेन करना। ये वो साइंटिस्ट ने हमें बताया कि मिनिमा बन रहा है, इसका क्या लॉजिक होगा, क्यों बन रहा हो। इसी तरीके से हम इसको सेटिस्फैक्टली एक्सप्लेन कर सकते ओके सर। हैं। अब एक डाउट और मन में आ रहा है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। लिख लीजिए, मैक्सिमस बन रहे थे किस एंगल पे? जरा मैक्सिमस का एंगल का फॉर्मूला बताना। 2n+1 λ/2a। 2n+1 λ/2a। और हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि वाई द इंटेंसिटी गोज ऑन रिड्यूस। यही क्वेश्चन आ रहा है ना मन में? हाँ तो बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ या यस नहीं। सर। हाँ, यानी हमारे मैक्सिमस की इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है? सेंट्रल बड़ा है, फर्स्ट छोटा, सेकंड और छोटा। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं अब ये क्वेश्चन, क्योंकि यही तो हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है वाईडीएससी के साथ। वाईडीएससी में तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमम। फर्स्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि फर्स्ट वाला छोटा क्यों है। वही लॉजिक सेकंड के लिए अप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला और छोटा क्यों है, वही अप्लाई हो जाएगा। चलो बनाओ, फिगर बनाओ और बताओ फर्स्ट मैक्सिमा किस एंगल पे बन रहा है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा? सर 3 λ/2a। कैसे करा? सर n को 1 डाल दिया। n को 1 डाल दीजिए, 3 λ/2, 3 λ/2 है। ये देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है वो 3 λ/2 एंगल पे बन रहा है। हमारे पास अपर्चर है, एक पॉइंट साइज सोर्स नहीं है, अपर्चर है जिसमें से कई सारी वेव्स आ रही हैं। इस बार मैंने थोड़ी ज्यादा वेव्स मानी है, एक्सप्लेन करना है मुझे इसलिए। तो इस बार मैंने मान लिया 9 वेव्स आ रही, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमें मैक्सिमास एक्सप्लेन करने। सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा क्यों है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा क्यों है वो एक्सप्लेन हो गया है। अब अगली बारी आई है फर्स्ट मैक्सिमा। ये उतना बड़ा क्यों नहीं है, ये क्यों छोटा हो गया, सेकंड वाला और छोटा क्यों हो गया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा, n को 1 डालो फॉर्मूला, 3 λ/2 है। एक्सप्लेन करने का एक शॉर्टकट तरीका, कौन सा नंबर आ रहा है फॉर्मूले में? 3। फॉर्मूले में 3 आ रहा है, यानी डिवाइड द स्लिट इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइड द अपर्चर इनटू 3 पार्ट्स। इस बार आप अपने अपर्चर को 3 हिस्सों में बांटें। ये फर्स्ट पार्ट A B C,
ए डैश बी डैश सी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल। इस बार मैंने अपने अपर्चर को 3 हिस्सों में बांटा है। क्या हो जाएगा डिस्टेंसेस, अगर टोटल डिस्टेंस ए था अपर्चर, तो ये कितने कितने हो जाएंगे? सर a/3। हाँ, दिस विल बी a/3, अगले वाला विल बी a/3 एंड नेक्स्ट वाला विल आल्सो बी a/3। अब देखिएगा क्या वो बोल रहा है साइंटिस्ट, आपने क्या तरीका, वो कहता है फर्स्ट पार्ट की पहली वेव लीजिए जो डिफ्रैक्ट करके यहाँ गई है, और सेकेंड पार्ट की भी पहली वेव लीजिए जो डिफ्रैक्ट करके गई। फर्स्ट पार्ट की पहली वेव वी आर कंसिडरिंग A and A dash, A and A dash। क्या बराबर डिस्टेंस है A और A डैश का? यस सर। सर A और A डैश का डिस्टेंस ट्रेवल बराबर होगा क्या? पाथ Yes, डिफरेंस कितना होगा दोनों में? किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है? फिगर में देखो ना यार, एक वेव यहाँ से और एक वेव यहाँ से ली है, बराबर डिस्टेंस कैसे हो सकता है? नीचे वाली ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करा होगा, यस नीचे सर। वाली का डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं होगा। तो यस किसने, सर। A ने या A डैश ने, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? सर a' ने। हाँ, तो फिर क्यों बोलते हो बिना सोचे? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? डायरेक्ट फॉर्मूला कॉपी कर दो, कितना सेपरेशन है इनके बीच में? a/3। हाँ, तो A और A डैश के बीच में जब वहां पहुंचेंगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, a/3 थीटा। a/3 थीटा। चलिए बनाइए, लिखिए और थीटा की वैल्यू ऊपर से डालिए और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालिए और चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि फेज डिफरेंस इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अगली क्लास में अब टेस्ट है तो एवरीबॉडी हैज टू कम, प्लीज ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे रिवीजन क्लासेस में आना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट देना कंपलसरी है। एक्स देखते हैं कितना आया। a/3 into 3 lambda by फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल डाल दिया मैंने, पुट कर दिया। लैम्डा बाई 2। अब फेज डिफरेंस निकालते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। कितना आ रहा है फेज डिफरेंस? सर पाई। ये तो ऑड आ रहा है, ये तो ऑड आ रहा है। अब अगर ये ऑड आ रहा है इसका मतलब ये दोनों वेव्स तो कैंसिल हो जाएंगी, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। यानी ए और ए डैश तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। सिमिलरली बी और बी डैश भी एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल। डैश में लॉजिक लगा वही बी और बी डैश में भी लगेगा, तो बी और बी डैश भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और सिमिलरली सी और सी डैश, ये वेव्स भी एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल। यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के
जो फर्स्ट पार्ट था ए बी सी, वो अगले पार्ट ए डैश बी डैश सी डैश को पूरा पूरा कैंसिल कर देगा। यानी फर्स्ट मैक्सिमा पर सिर्फ कितनी वेव बचेंगी? सर 2। सिर्फ कितनी वेव्स बचेंगी? फर्स्ट पार्ट पूरा ए बी सी, अगला पार्ट पूरा ए डैश बी डैश सी डैश, पूरा कॉरस्पॉन्डिंग कट गया। ए ने ए डैश को काट दिया, बी ने बी डैश को काट दिया, सी ने सी डैश को काट दिया। तो सिर्फ कितना पार्ट बचा टोटल में से? 3 हिस्सों में से सिर्फ कितने हिस्से बचे? 1। हाँ, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा। ओनली दिस पार्ट इज लेफ्ट। यानी टोटल का सिर्फ कितना वेव्स बच रहा है? ओनली 1/3। टोटल अगर 9 वेव्स थी, 9 में से सिर्फ कितनी बच रही है? ये 3 बच रही हैं। यानी टोटल का सिर्फ कितना पार्ट बच रहा है? सर 1/3 पार्ट बच रहा है। देखिए, इसीलिए फर्स्ट मैक्सिमा की ब्राइटनेस कम है, क्योंकि यहां पर टोटल में से सिर्फ 1/3 ऑफ द वेव्स ही बची। लिखो, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट कैंसल्स आउट द सेकेंड पार्ट। हमने ए और ए डैश को कटवा दिया, प्रूव कर दिया, तो बी और बी डैश, सी और सी डैश कर दिया। तो लिखो, द फर्स्ट पार्ट कैंसल्स आउट द सेकेंड पार्ट, सो द contribution is only due to 1/3 of the slit. So the contribution is due to only 1/3 of the slit. So the contribution is due to only 1/3 of the slit. यानी सिर्फ 1/3 वाला पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, and as a result the brightness of the first maxima is less than the central maxima. क्योंकि 2 पार्ट तो कट ही गए, सिर्फ 1/3 पार्ट बचा, तो ब्राइटनेस कम तो होगी ही। कोई कहता है चलो सेकंड मैक्सिमा का क्या हुआ, फिर देखते हैं। सेकंड मैक्सिमा कौन से एंगल पे होगा? सर 5 λ/2 सेकंड मैक्सिमा हो जाएगा एट एंगल 5 लैम्डा। 5 λ/2 बताओ कितने पार्ट्स में स्लिट को डिवाइड करोगे? 5 पार्ट्स। सर 5। हाँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। क्या लग रहा है तुम्हें, कौन किसको काटेगा? फर्स्ट सेकंड को, थर्ड फोर्थ को। फर्स्ट वाला सेकंड को, थर्ड वाला फोर्थ को, तो बचेगा सिर्फ कौन? 1/5 पार्ट और 1/5 फिफ्थ बचेगा, 1/3, और उसके बाद फिर ये वाला 1/5 और छोटा। तो आपको प्रूव नहीं करना, आपको लिखना है फॉर सेकंड मैक्सिमा वी विल डिवाइड द स्लिट इनटू 5 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेव्स विल कैंसिल द सेकंड, थर्ड will cancel the fourth, so only 1/5 waves will be left for the second maximum and hence brightness will be further less. ये सब लिखा हुआ है बुक, आप समझ लो, अभी क्लास के बाद बुक में से देख के लिख लो। तो ये सब रीजनिंग क्वेश्चन आपको बुक में दे रखे हैं, प्रॉपर सॉल्व्ड एग्जांपल। इसके अलावा 2-3 और भी आपको मिलेंगे, बुक से पढ़ो। जो भी कराए हैं टॉपिक्स ना, आपको बुक से वर्ड बाय वर्ड रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ वीडियो पे मत रिलाई करो। पेपर में लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, तुम्हें समझ तो आ गया पर प्रेजेंटेशन अपने आप को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाते हो कि लिखना क्या है। तो बुक में सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, बुक से जरूर रीड करा। बताइए कोई कंसर्न? चलिए ठीक है, तो हमने आज कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, क्यों वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, एंड विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक। YDSC कंप्लीट हो गया, डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का सॉल्व्ड एग्जांपल और इस चैप्टर की प्रैक्टिस असाइनमेंट कंप्लीट करिए।